हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सबसे पहले जो मैंने लास्ट क्लास में एक आपको होमवर्क दिया था, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम था, चलिए मेरे पास प्रॉब्लम है कि इन अ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम nth स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, देन 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोन आर ऑब्जर्व। तो आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर n से अगर ये 1 में जंप कर रहा है 6 फोटोन मिल रहे हैं। आपको फॉर्मूला पता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू 6 है। तो यहाँ से n इंटू एन माइनस वन का वैल्यू 12 हो गया। मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करके सॉल्व कर सकते हो या फिर आप कोई दो नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो। तो मुझे दिख रहा है 4 इंटू 3 12 होता है, तो यहाँ से n का वैल्यू 4 मिल गया। क्लियर है? या फिर अगर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो n इक्वल टू 4 हो गया। यहाँ पे एक और चीज़ यह है, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी इज 193.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचें आप सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि 1 से 2 में जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, 1 से 3 में अगर जाएगा तब इसे बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो 1 से 3 में जाना है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? तो आप बता सकते हैं कि एनर्जी विल बी इक्वल टू E3 माइनस E1, राइट। और आपको एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है ये गिवन है 193.4 इक्वल्स टू E3 का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6, जेड नहीं पता, जेड स्क्वायर बाई 9 माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1। तो चलिए अपन यहाँ से 13.6 कॉमन ले लेते हैं, जेड स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 9। तो यहाँ से जेड स्क्वायर हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 193.4 8 बाई 9 हो जाएगा, तो इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 13.6, ये अप्रॉक्सीमेटली 16 आएगा। तो यहाँ से जेड का वैल्यू 4 मिल गया। इसका मतलब है कौन सा एलिमेंट है? बेरिलियम 3+ है ये। क्लियर है? चलिए इसमें फर्स्ट पार्ट था आइडेंटिफाई द सैंपल। तो सैंपल तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड स्टेट कौन सा है? तो फोर्थ स्टेट या फिर आप बोल सकते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ स्टेट या फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड पार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है 1 से इन्फिनिटी पे जाना, तो ये हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E1। क्लियर है? और E इन्फिनिटी तो 0 होगा, E1 का वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर 16 बाई 1 मीन्स ये हो जाएगा 13.6 इंटू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी, ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट। मतलब कि थर्ड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी मीन्स 3 से इन्फिनिटी पे जाना है, राइट। फोर्थ पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस E3। E इन्फिनिटी 0 होगा, E3 का वैल्यू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 16 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लोगे आंसर मिल जाएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू अवर ट्रांजिशन। देखो यार 4 से 3 के बीच में डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कम होगा, 2 में डिफरेंस ज़्यादा होगा, 1 2 के बीच में डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। आपको पता है एज n इंक्रीजेज एनर्जी डिफरेंस डिक्रीजेज। 4 से देखो ट्रांजिशन कौन कौन से हो रहे हैं, 4 से 3 हो रहा होगा, 4 से 2 हो रहा होगा, 4 से 1 हो रहा होगा, 3 से 2 हो रहा होगा, 2 से 1 हो रहा होगा, और ये 6 ट्रांजिशन हो रहे होंगे, राइट। तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, बस यही दिमाग लगाना था। इसमें से कौन से ट्रांजिशन में मिनिमम एनर्जी है? आपको दिख रहा है कि 4 से 3 ट्रांजिशन में ये एनर्जी मिनिमम होगा, तो ये जो लैम्डा, चलो इसको मैं लैम्डा 1 बोल देता हूँ, ये शॉर्टेस्ट, सॉरी इसमें एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, तो ये लैम्डा मैक्स होगा। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ से मिलेगा?
तो 4 से 1 यही एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है, तो ये जो लैम्डा मिलेगा ये लैम्डा मिनिमम मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मीन्स 4 से 1 ट्रांजिशन होगा, तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है। तो आप यहाँ से 1/λ इक्वल टू आर, जेड का वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर 16, 1 माइनस 1/16, तो ये r इंटू 15, तो लैम्डा इज 1/15r। तो ये हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सिमिलरली अगर आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो क्या करेंगे आप, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए आपको एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम एनर्जी 4 से 3 में मिलेगा, राइट। तो मीन से 4 से 3, बस यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट आया होगा 4 से 3 लें या 2 से 1 लें। तो आप देख रहे हैं कि 2 से 1 का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 4 से 3 का एनर्जी डिफरेंस कम है। तो एनर्जी डिफरेंस कम है तो लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा, तो यहाँ से 1/λ इक्वल टू फिर से r जेड स्क्वायर 16, 1/9 माइनस 1/16 सॉल्व कर सकते हैं। अब लैम्डा r के टर्म में रहने दो चलेगा, या फिर आप चाहो तो r का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7 पुट कर लो, आप आंसर निकाल सकते हो। 6th पार्ट है फाइंड डिफरेंस बिटवीन वेव नंबर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। चलो सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या है। लाइमन सीरीज मीन्स फाइनली 1 में आना चाहिए, तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इसका मतलब है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, 3 से 1। तो चलो इसका वेव नंबर पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 1/λ ये वेव नंबर होता है, राइट, न्यू बार, तो इसको मैं 1 बोल देता हूँ। तो 1/λ इक्वल टू r जेड स्क्वायर 16, 3 से 1 का है तो 1/1 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 16r इंटू 8/9, ये हो गया। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, आपको समझ में आना चाहिए यार कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मीन्स ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, तो 3 से 2 होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मीन्स ट्रांजिशन 3 से 2 होगा। फिर से आप न्यू बार फाइंड करो, न्यू बार मीन्स वेव नंबर, न्यू बार 2 बोल देता हूँ। तो 1/λ इक्वल टू r जेड स्क्वायर 16, 3 से 2 मीन्स 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 16r इंटू 5/36। क्लियर है? तो आपको डिफरेंस चाहिए इनका, मीन्स आपको चाहिए न्यू बार 1 माइनस न्यू बार 2। तो आप डिफरेंस ले लें 16r इंटू 8/9 माइनस 16r इंटू 5/36। आप इनका डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, ये होगा आपका आंसर। क्लियर है? तो ये आपके कल के होमवर्क का पूरा सॉल्यूशन है, जल्दी से आप नोट करें, फिर आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर ले जल्दी से।
चलिए हेडिंग कीजिए, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हेडिंग दीजिए डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको शायद 10th में आपने पढ़ा होगा कि लाइट का डुअल नेचर होता है, मीन्स लाइट एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और लाइट एज अ वेव भी बिहेव करता है, राइट। तो यार 1924 में, वैसे आपको ये डेट लर्न नहीं करना है, इसी आसपास, तो 1924 में डी ब्रॉगली ने प्रपोज किया कि इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल तो होता है, बिकॉज मास है तो मतलब इसके पास पार्टिकल नेचर है, साथ में इसका वेव नेचर भी होता है, ठीक। तो यहाँ से एक नया थियरी आया, इसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल थियरी ऑफ मैटर। तो वेव मैकेनिकल थियरी ऑफ मैटर क्या बोलते हैं कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल बोलने का मतलब है जैसे कि ये नहीं कि आप छोटा सा कुछ रख दें, स्मॉल पार्टिकल मीन जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इनके रिस्पेक्ट में इतना स्मॉल अगर आप जाओगे, अगर ये स्मॉल पार्टिकल अगर मूव करेंगे, अगर ये मूव कर रहे हैं, तो इनके पास भी वेव नेचर होता है। ऑफ कोर्स इनके पास पार्टिकल नेचर तो है ही, पार्टिकल नेचर मतलब जिसके पास मास है, मैं बोलूँगा कि उसका पार्टिकल नेचर है। तो प्रोटॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, एटम का भी मास होता है, मीन्स ये पार्टिकल नेचर तो ये शो करते ही हैं। लेकिन वेव मैकेनिकल थियरी ऑफ मैटर ये बोलता है कि अगर ये मूव करेंगे, स्मॉल पार्टिकल है, मूव करेंगे, तो इनका वेव नेचर भी होगा, और अगर वेव नेचर होगा तो फिर वेवलेंथ भी होगा। तो इन्होंने बोला कि यार वेवलेंथ जो होता है, इसका इन्होंने फॉर्मूला दिया h/mv। कोई भी स्मॉल पार्टिकल है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसमें वेव नेचर होगा, और अगर वेव नेचर है तो वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ मीन्स लैम्डा, इसका फॉर्मूला क्या होगा h/mv। यहाँ आपको पता है कि h क्या होता है, h इज Planck's constant, right? m is mass of particle and v is velocity of particle। लैम्डा तो आपको पता है, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रहा है क्या? तो चलिए अब जस्ट एक लाइन नोट कर लीजिए आप, हेडिंग जब ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ पहले हेडिंग देना है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और लिखिए इसमें ये पॉइंट पहले, इन 1924 In 1924, de Broglie proposed that in 1924, de Broglie, साइंटिस्ट का नेम है, de Broglie proposed that electron has, de Broglie proposed that an electron has wave nature, an electron has wave nature as well as particle nature, an electron has wave nature as well as particle nature, that is it has dual nature। that is
इट हैज़ डुअल नेचर। इसी में आगे कंटिन्यू करें कि दिस प्रपोज्ड अ न्यू थियोरी called wave mechanical theory of matter. This proposed a new theory called wave mechanical theory of matter. इसी में आगे कंटिन्यू करें कि according to this theory small particle like proton, electron, atom and molecule according to this theory small particle like proton, electron, atom and molecule when in motion possess wave nature and wavelength is given by lambda equals to h by mv। आप ये नोट कर लो, एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू h by mv where h is Planck's constant, m is mass of particle, v is velocity of particle and lambda is wavelength of particle। ये आप नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि mv शायद आपने 9th 10th में पढ़ा भी होगा। मास इनटू वेलोसिटी को अपन मोमेंटम बोलते हैं, ठीक। तो आप ये भी नोट कर सकते हो कि लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। p क्या होता है? तो p मोमेंटम होता है। मास इनटू वेलोसिटी, इस टर्म को अपन मोमेंटम बोलते हैं। तो p इज मोमेंटम। अगर मैं बात करूं फोटोन के लिए, तो यहाँ पे समझने का ट्राई करना कि फोटोन के लिए आपको पता है कि E इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू एच न्यू होता है। वन फोटोन का एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, राइट। और आपने एक आइंस्टाइन इक्वेशन सुना होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन का इक्वेशन था E इक्वल टू mc स्क्वायर। मतलब किसी भी मास m को अगर आप c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करोगे तो उसके पास जो एनर्जी होगा E इक्वल टू mc स्क्वायर होगा। या फिर इसको आप और सिंपल टर्म में बोल सकते हैं, m मास है आपके पास, लेट्स से इसका कुछ मास m है। इस मास को अगर आप कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, ध्यान से सुनना, जो भी इसका मास है अगर आप इसको कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक। वैसे आपको पता है फोटोन का वेलोसिटी c होता है, तो दोनों को अगर इक्वेट कर दो तो h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि
मैं लिख सकता हूँ यहाँ से न्यू की जगह पे c बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, क्योंकि फोटोन के लिए लैम्डा, फोटोन के लिए लैम्डा इंटू न्यू इक्वल टू सी होता है। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा इज एच बाई एम सी, या फिर लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी यहाँ भी होगा। जल्दी से आप नोट कर लें। कोई और पार्टिकल है तो आप लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, ये तो इसका c वेलोसिटी ऑफ फोटोन हमेशा c होता है, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपको ऐसे पता होगा, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। लेकिन किसी भी पार्टिकल के लिए अगर उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो आप उस पार्टिकल का वेवलेंथ बता सकते हो h बाई एम वी से। क्लियर है? चलिए अपन इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी, अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, याद है? तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, राइट। और तो मुझे यहाँ से अगर मैं दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2m के ई विल बी इक्वल टू एम वी का होल स्क्वायर। मीन्स मैंने क्या किया, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एम वी होल स्क्वायर। तो यहाँ से m इंटू वी का वैल्यू मिल जाएगा रूट ऑफ 2m के ई। क्लियर है? तो यहाँ से आपको लैम्डा का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी होता है, राइट। एम वी के प्लेस पे मैं ये भी लिख सकता हूँ एच बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। क्लियर है इतना? चलिए, अगर आप चाहे एक चीज़ मैं आपको और बता सकता हूँ, इसी फॉर्मूले में आप एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन बताया था, याद है आपको? अगर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, E चार्ज को अगर आप V वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा E इंटू वी। याद बिल्कुल नहीं है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसको 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करो, या 1 इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल में रख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है आपको? ऐसे अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन को 2 वोल्ट के पोटेंशियल में रख दो, 1 इलेक्ट्रॉन को अगर आप 2 वोल्ट से एक्सेलरेट करो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 EV। जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। ऐसे ही अगर मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूं, मैं बोल सकता हूं कि लेट Q चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल कैपिटल V। ये V वेलोसिटी है, ध्यान रखना, ये V पोटेंशियल है। तो लेट Q चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल V, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, देखो अगर आप E चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होता है, E चार्ज को अगर आप V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी होता है E इंटू वी। E चार्ज को 2v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी होता है 2ev, मीन्स E इंटू 2v। 1 इलेक्ट्रॉन को, 1 E चार्ज को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो तो काइनेटिक एनर्जी होता है E इंटू 5v, मीन्स 5ev होता है। वैसे ही अगर Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी विल बी Q इंटू V। E चार्ज को V से एक्सेलरेट करते हो तो EV मिलता है, तो Q चार्ज को जनरल कर देते हैं अपन,
Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा Q इंटू वी। कुछ नहीं करना है अब आपको, इस फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे आप ये टर्म पुट कर दो, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट ऑफ, या तो चलो मैं पूरा फॉर्मूला ये लिखता हूँ, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी, या फिर लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी के प्लेस पे रूट 2m के ई, m इज मास ऑफ पार्टिकल, के ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, या फिर h बाई रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह पे q इंटू वी, 2m q v। ये हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन के 3 मैंने फॉर्मेट में आपको बताया हूँ। h बाई एम वी में ध्यान रखना है m मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। h बाई रूट 2m के ई में 2m इज मास ऑफ पार्टिकल, के ई इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। h बाई रूट 2m क्यू वी में m इज मास ऑफ पार्टिकल, q इज चार्ज ऑफ पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी, सॉरी v इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ये v पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है। जस्ट यहीं पे देख लूँ, मान लो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिख रहा है मुझे कि लैम्डा इक्वल टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m क्यू वी है, राइट। इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो h तो कांस्टेंट होगा, राइट, 2 भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, कितना होगा, m इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। q इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है। सिर्फ वेरिएबल क्या हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर आप कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाई वोल्टेज इन एंगस्ट्रम, या फिर लैम्डा इक्वल टू 12.3 बाई रूट वी, वी इज वोल्टेज इन एंगस्ट्रम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये डायरेक्ट शॉर्टकट याद रखें, यूज़ करेंगे अपन। मैं तो प्रिफर करता हूँ ये लैम्डा इक्वल टू रूट 150 बाई वी, वी यहाँ पे वोल्टेज है, ठीक। तो ये हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्मेट्स थे, वो भी देख लिए, जल्दी से आप नोट करें। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया, बस आपको याद क्या रखना है, किसी भी पार्टिकल का ध्यान रखना, पार्टिकल का, पार्टिकल मतलब कोई पेन, बॉल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी भी पार्टिकल का अगर आपको वेवलेंथ पूछे तब फॉर्मूला यूज़ करें h बाई एम वी या h बाई रूट 2m के या फिर h बाई रूट 2m क्यू वी। जो भी डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज़ करें। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आप अगर वोल्टेज दिया है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू रूट 150 बाई वी, राइट। तो ये थियोरी पार्ट है, अब अपन न्यूमेरिकल देखते हैं इस टॉपिक पे। चलिए इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट
कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ चलो कुछ ले लेते हैं। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, कोई बॉल है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ बॉल हैविंग मास 1 kg and moving with velocity. Calculate wavelength of a ball having mass 1 kg and moving with velocity 100 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से ट्राई करें। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ बॉल हैविंग मास 1 kg एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। जल्दी में 2 मिनट में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू मास और वेलोसिटी दिया, तो अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा h/mv। h का वैल्यू था 6.625 इंटू 10⁻⁻34। मास 1 kg है, ये SI यूनिट में होता है। मास भी SI यूनिट में 1 kg दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया 100 मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट में है। ये भी पुट कर देते हैं। तो कितना मिल गया? 6.625 इंटू 10⁻⁻36 SI यूनिट में मीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप नोट कर ले। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जनरली इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करते हैं। तो कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से आप ट्राई करेंगे। जब जल्दी से अगर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपका ये भी आंसर जल्दी आएगा। करना कुछ नहीं है, फिर से लैम्डा इक्वल टू h/mv। h का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻6। क्लियर है? तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.6 बाई 9.1 इंटू, इनको अगर आप सॉल्व करेंगे -31 + 6, ये हो जाएगा -25, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 मीटर। राइट? तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 0.7 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होगा। राइट? या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 10⁻10 बाई 10⁻10, तो 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा, कुछ ऐसा। ठीक, मतलब यही आंसर होगा अप्रॉक्सीमेटली। आप सॉल्व कर लेना ये। ठीक, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाने का मेरा पर्पस क्या था? अपन ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रॉब्लम। आप देख रहे हो मैंने फर्स्ट वाला जो केस लिया था, इसमें बॉल लिया था, बॉल का मास 1 kg था। मतलब वो डेली लाइफ पार्टिकल है। डेली लाइफ पार्टिकल मीन्स बॉल है, कार है, हम लोग हैं, पेन है, ये मूव कर रहा है, नॉर्मल जो भी आप चीज़ देखते हो। ठीक, तो नॉर्मली ऐसे ही मास होता है 1 kg, 10 kg, 100 kg, 10 ग्राम, 1 ग्राम, कुछ ऐसे ही मास होता है। तो हमने देखा कि ये जो बॉल था, इसका जब हमने वेवलेंथ फाइंड किया
तो ये 10⁻⁻36 मीटर के रेंज में आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड किया तो मैंने देखा कि ये 10⁻⁹ मीटर मीन्स 7 एंगस्ट्रॉम इसके रेंज में आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि बॉल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ऑलमोस्ट कितना टाइम्स ये ज़्यादा है, तो ये बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट ये 10⁻27 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 10⁻20 10⁻27 इतना टाइम्स ज़्यादा है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ आ रहा है ये बहुत ज़्यादा है बॉल के रिस्पेक्ट में। बॉल का वेवलेंथ तो यार नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, टेंडिंग टू 0 है ये। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में इसका वेवलेंथ कंसिडरेबल है। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बॉल के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत 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 ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ को हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो बॉल का वेवलेंथ आया था ये बहुत ही कम है, इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसमें वेव नेचर ज़्यादा होगा। वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो वेव नेचर ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ कंसिडरेबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के केस में आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है प्लस वेव नेचर भी कंसिडरेबल है। लेकिन बॉल के केस में वेव नेचर होता है, सबका वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर होता है। वेव मैकेनिकल थियरी ऑफ मैटर यही बोलता है कि सबका डुअल नेचर है, लेकिन सिंस इसका वेव लेंथ का जो वैल्यू है ये नेग्लिजिबल है तो इसमें वेव नेचर नेग्लिजिबल होगा। तो बॉल में बेसिकली क्या होगा, पार्टिकल नेचर ही होगा। तो जनरली जो भी आप डेली लाइफ पार्टिकल देखते हो इनका भी आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो लैम्डा = h/mv से, लेकिन जो वेवलेंथ का वैल्यू आएगा वो नेग्लिजिबल होगा, टेंडिंग टू 0 होगा। इसीलिए इसमें वेव नेचर ऑलमोस्ट 0 होगा, तो ये पार्टिकल नेचर ही होगा। लेकिन अगर स्मॉल पार्टिकल है, इनका मास बहुत ही कम होता है, तो इनका वेवलेंथ कंसिडरेबल होगा, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं बोलूँगा कि इसमें वेव नेचर होगा। क्लियर है? मतलब ऑल इन ऑल लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो इसमें वेवलेंथ का वैल्यू कंसिडरेबल है, इसमें वेवलेंथ का वैल्यू नेग्लिजिबल है, इसमें वेवलेंथ कंसिडरेबल है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर कंसिडरेबल होता है। यहाँ पे वेवलेंथ नेग्लिजिबल है, इसीलिए नॉर्मल पार्टिकल में वेव नेचर नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? तो चलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चाहो तो आप ये लिख लो पॉइंट कि सिंस ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज extremely small for ball, since order of wavelength is extremely small for ball, therefore de Broglie wavelength calculation therefore de Broglie wavelength calculation has no significance for daily life particle, has no significance for daily life particle। हो गया? फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ कंसिडरेबल वैल्यू, wavelength of electron has considerable value, therefore electron has more of
वेव नेचर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन हैज़, ये फिर ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन हैज़ कंसिडरेबल वेव नेचर, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन हैज़ कंसिडरेबल वेव नेचर, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए आप। कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ, calculate ratio of wavelength for an alpha particle, calculate ratio of wavelength for an alpha particle and proton accelerated through same potential, and proton accelerated through same potential difference। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब जल्दी से ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ ये प्रॉब्लम। चलिए फिर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी आप सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देंगे। देखो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसका मास m है और लेट्स से चार्ज q है, लेट्स से मैंने जस्ट मान लिया मास m है, मास और चार्ज ये है। अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा? आपको पता है अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम 2+ होता है, हीलियम 2+ में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, तो अगर 1 प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल पे 4m मास हो जाएगा। क्लियर है? और आप देखेंगे प्रोटॉन पे चार्ज अगर q है तो हीलियम 2+ पे 2+ चार्ज है, तो इस पे चार्ज हो जाएगा 2q। क्लियर है? तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज h/√ऑफ, वैसे होता है 2mqv फॉर्मूला होता है, आपको याद है? तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज h/√ऑफ 2, मास कितना है अल्फा पार्टिकल का? मैंने माना है 4m, 2 × 4m, चार्ज कितना है 2q इंटू पोटेंशियल v। ये अल्फा पार्टिकल का लैम्डा हो गया। ऐसे ही अगर आप प्रोटॉन का वेवलेंथ सोचेंगे तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज h/√ऑफ 2, मास तो इसका m है, चार्ज q है, तो 2mqv। अब दोनों का रेशियो ले लें, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, ठीक क्या हो जाएगा? सॉल्व कर सकते हैं। तो h/√ऑफ 2 × 4m × 2q × v डिवाइडेड बाई h/√ऑफ 2mqv। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये वैल्यू 1/√8 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। राइट, नोट कर लें आप। चलिए फिर एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं अपन, आप पे जल्दी से नोट कर लें। लिखिए आप कि हाइड्रोजन सैंपल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन सैंपल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स सेकेंड स्टेट में है। हाइड्रोजन सैंपल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। आगे लिखें कि
a photon of energy 8 electron volt, a photon of energy 8 electron volt is used to excite the hydrogen sample. Hydrogen sample is in first excited state. A photon of energy 8 electron volt is used to excite the hydrogen sample. 8 electron volt is used to excite the hydrogen sample. Find the wavelength of electron. Find the wavelength of electron. Find the wavelength of electron. देखिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है और आप 2 मिनट्स के ट्राई करें, सोचें कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। वैसे आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नहीं चलो फिर मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ सॉल्व करने का। इनकेस अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके ट्राई करें, सोचें। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, मीन्स n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है n इक्वल टू 2 का एनर्जी कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। और इन्फिनिटी का एनर्जी आपको पता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का एनर्जी होता है एनर्जी 0, राइट। आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया। मान लो कोई फोटोन आया और फोटोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था। इस फोटोन ने कंप्लीट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अब थोड़ा सा समझना, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है। तो यार 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी दिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा, राइट। आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए सिर्फ कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेट से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। इन्फिनिटी पे चला जाएगा मतलब ये एटम से बाहर निकल गया। तो इसको रिक्वायर्ड है सिर्फ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया होता तो ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी मतलब एटम से जस्ट बाहर निकल गया होता। लेकिन आपने तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया है। तो अब क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी कितना होगा, तो 8 माइनस 3.4, 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा, तो ये इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। मीन्स जो भी आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दिया है, अब इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए, अगर आप उतना ही एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एटम से बाहर जाएगा और रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है। मीन्स मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि इसके काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आप चाहें तो अब इस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ फाइंड करना है। आपके पास फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h/√2m/ke। ये भी यूज़ कर सकते हैं। ke जूल में पुट करो आप चाहो तो, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप चाहो तो वैल्यू जो मैं पुट कर दूँ 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल में है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। काइनेटिक एनर्जी
एसआई यूनिट में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा 4.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जो आंसर आएगा मीटर में आएगा। तो ये हो गया वेवलेंथ। क्लियर है, आपका आंसर हो गया। चलिए एक और मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड जो कि शॉर्टकट है। और देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रॉन के लिए, लैम्डा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 बाई वोल्टेज। ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, याद है आपको। आप समझो कि 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को कितने वोल्ट का झटका दिया होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं 4.6 वोल्ट से एक्सेलरेट करता तो काइनेटिक एनर्जी 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। फिर से समझना इस की पॉइंट को, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिवर्स में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट से एक्सेलरेट किया होगा। वैसे 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट करना चाहिए, 4.6 वोल्ट से। मतलब आपको वोल्टेज पता है, आप लैम्डा इक्वल टू रूट 150 बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, पोटेंशियल पाएंगे। तो पोटेंशियल 4.6, ये डायरेक्ट आंसर एंगस्ट्रॉम में आ गया, एक लाइन का आंसर है। क्लियर है क्या? जल्दी से आप नोट कर लें। जल्दी से नोट करें और जब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें, जल्दी से नोट कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए कि एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, आप भी जल्दी से नोट कर लें फिर ये प्रॉब्लम लिखें। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज इनिशियली accelerated through a potential of 100 volt. An electron at rest is initially accelerated through a potential of 100 volt. An electron at rest is initially accelerated through a potential of 100 volt. Then it has a de Broglie wavelength of lambda 1 angstrom. Then it has de Broglie wavelength of lambda 1 angstrom. Then it has de Broglie wavelength of lambda 1 angstrom. हो गया। आगे लिखें कि it then gets retarded through retarded through 19 वोल्ट। मीन्स अब इस पे 19 वोल्ट का रिटार्डेशन लगाओ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल। रिटार्डेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मीन्स सेम डायरेक्शन में आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, रिटार्डेशन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। फिजिक्स में आप ये सब पढ़ोगे। तो बस ये है कि इट देन गेट्स रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट एंड देन हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ lambda 2 angstrom and then has a wavelength of lambda 2 angstrom। फिर आगे लिखें कि a further retardation through 32 volt, a further retardation through
32 volt changes the wavelength to lambda 3 angstrom. Changes the wavelength to lambda 3 angstrom. Find lambda 3 minus lambda 2 by lambda 1. Find lambda 3 minus lambda 2 by lambda 1. ठीक, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से प्रॉब्लम रिपीट कर देता हूँ. An electron at rest is initially accelerated through a potential difference of 100 volt. It then has a de Broglie wavelength of lambda 1 angstrom. It then gets retarded through 19 volt and has a wavelength of lambda 2 angstrom. A further retardation through 32 volt changes the wavelength to lambda 3 angstrom. Find lambda 3 minus lambda 2 by lambda 1. चलिए अब 2 मिनट के लिए सोचे प्रॉब्लम की कैसे सॉल्व करना है. वैसे मैक्सिमम लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक ना. तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. वैसे अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप ट्राई करें, ठीक, फिर सॉल्यूशन देखें. देखो पहले तो आपने 100 वोल्ट से इसको एक्सेलरेट किया तो लैम्डा 1 तो डायरेक्टली मिल जाएगा रूट ऑफ 150 बाई 100 इन एंगस्ट्रॉम. क्लियर है. 100 वोल्ट से एक्सेलरेट किया था, सेकेंड टाइम आपने 19 वोल्ट से डी एक्सेलरेट कर दिया, रिटायर्ड कर दिया. तो नेट वोल्टेज क्या लगा? तो नेट वोल्टेज 100 इधर था और आपने 19 अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो नेट वोल्टेज विल बी 81 वोल्ट. क्लियर है. तो लैम्डा 2 इज रूट 150 बाई 81 वोल्ट. थर्ड टाइम आपने क्या किया, फिर से 32 वोल्ट का रिटार्डेशन पोटेंशियल यूज किया, तो 32 से और डिक्रीज हो जाएगा. तो लैम्डा 3 विल बी रूट 150 डिवाइडेड बाई 81 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 49 एंगस्ट्रॉम. तो ये आपको मिल गया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3. आपको फाइंड क्या करना है? लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1. ये आप जस्ट अभी तो सिंपल सा मैथ्स हो गया. आप ये सारे एक्सप्रेशन को पुट करो और सॉल्व कर लो, राइट. चलिए फिर एक और प्रॉब्लम लिखते हैं. लिखिए आप प्रॉब्लम की डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium 2+ ion will be equal to de Broglie wavelength of electron in second orbit of lithium 2+ ion will be equal to de Broglie wavelength of electron in, फिर से de Broglie wavelength of electron in second orbit of lithium 2+ ion will be equal to de Broglie wavelength of electron in first option n equal to 3 of hydrogen, second option n equal to 4 of carbon 5+ ion, third option n equal to 6 of beryllium 3+ ion, fourth option n equal to 3 of helium plus ion. क्वेश्चन है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन विल बी इक्वल टू
डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये सारे ऑप्शन हैं। जल्दी से अभी ट्राई करें। चलिए आप 3-4 मिनट्स के लिए चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, फिर सॉल्यूशन देंगे। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन में इलेक्ट्रॉन है। आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, लैम्डा इक्वल टू h/mv। वैसे बहुत सारे मेथड हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉन है, h तो कांस्टेंट रहेगा, m कांस्टेंट रहेगा। तो अगर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम रखना है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, माने 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है, मास तो ऑफ कोर्स सेम होता है, h ऑलवेज सेम होगा, लैम्डा भी सेम होगा। क्लियर है? मतलब मुझे सिर्फ क्या कंपेयर करना था, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा, वो वेलोसिटी जिसके भी इक्वल होगा। अगर वेलोसिटी इक्वल है तो लैम्डा सेम होगा। आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड, राइट। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। अब वैल्यू मत फाइंड करो, देखो ये वैल्यू तो सब में सेम रहेगा, z/n कंपेयर करो। तो यहाँ पे z/n क्या होगा, z/n लिथियम 2+ में Z3N2 मीन्स वेलोसिटी विल बी 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि किसी भी ऑप्शन में अगर z/n का वैल्यू 3/2 होगा, अगर z/n सेम होगा तो उसका वेलोसिटी भी सेम होगा। आप ऑप्शन 1 में z/n कंपेयर करो, Z1/n3। ऑप्शन 2 में z/n, या z कितना है 6 है, n 4 है, 3/2 हो गया। ऑप्शन 3 में z/n बेरियम 3+ का Z4/n6। ऑप्शन 4 में z/n Z2n3। देखिए जिसका वेलोसिटी सेम होने के लिए z/n सेम होना चाहिए, तो लिथियम 2+ वाले केस में z/n 3/2 है, तो ऑप्शन में देखेंगे आप सेकंड ऑप्शन में z/n भी 3/2 है। तो अगर z/n सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा तो इससे क्या होगा, वेवलेंथ भी सेम होगा। मीन्स ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। बस आप ऐसे डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पूरा कैलकुलेट करें। क्यों अपन कैलकुलेट करेंगे यार, नहीं, मुझे वेवलेंथ कंपेयर करना था। वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी सेम होने के लिए z/n रेशियो सेम होना चाहिए। z/n जिस ऑप्शन में मैच कर रहा है वो आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।